सर पिछले 24 घंटे पिछले 64 दिनों से आप यहाँ पे निरंतर आपके जो भी समूह के सदस्य हैं वो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। पहला प्रश्न बहुत साधारण है, सरकार मांगे क्यों नहीं सुन रही? देखिए, ये क्वेश्चन तो आप सरकार से पूछिए। वो सरकार के खिलाफ है या सेना के कुछ कार्यकारिणियों के खिलाफ है? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। तो मांग किससे कर रहे हैं सर आप? मांग सरकार ही करेगी, समाधान तो सरकार करेगी। पूरी तरह से परिभाषित करके आप हमारे साथ बोलिए कि जिसे क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, डिसेबिलिटी में एक अधिकारी का हाथ भी वही है, एक जवान का हाथ भी वही है। अगर एक जवान का हाथ कटता है तो उसे पैसे कम मिलते हैं, एक अधिकारी का हाथ कटता है तो उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। जी हाँ, आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन को लेकर पूर्व सैनिकों का जो एक दल है वो निरंतर 64 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसकी जानकारी मैंने आपको अखबार के माध्यम से इससे पूर्व में भी दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है, सरकार आखिर इनकी मांगे क्यों नहीं सुन रहे हैं? सरकार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है? इन पर हम विशेष बातचीत करेंगे। जो हमारे पूर्व सैनिक के दल हैं, जो यहाँ पे लोग अभी आंदोलन पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनके इन आंदोलन का क्या अभिप्राय केंद्र सरकार या फिर जो इनके लिए ये आंतरिक कार्यकारिणी के लिए जो कर रहे हैं वहां तक उनकी मांगे सुनी जा रही है या नहीं, इसके क्या कारण हो सकता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं मास्टर वारंट ऑफिसर यशपाल, एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। सर पिछले 64 दिनों से आप यहाँ पे निरंतर आपके जो भी समूह के सदस्य हैं वो निरंतर आंदोलन कर रहे हैं। पहला प्रश्न बहुत साधारण है, सरकार मांगे क्यों नहीं सुन रही? देखिए, ये क्वेश्चन तो आप सरकार से पूछिए। सर एक चीज क्लियर करें। नहीं सुननी, उसका जवाब मैं कैसे दूंगा? ठीक है सर, तो एक चीज आप काम है अपनी समस्याएं सरकार के नॉलेज में लाना, डिसिप्लिन में रहते हुए, कोई खुरापात निकलना। आपका जो ये आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ है या सेना के कुछ कार्यकारिणियों के खिलाफ है? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। तो मांग किससे कर रहे हैं सर आप? मांग सरकार ही करेगी, समाधान तो सरकार करेगी। लेकिन कुछ मुद्दे सरकार की हाई अथॉरिटीज को नहीं जाते, ब्यूरोक्रेट्स हो गए या अफसर हो, कौन गिल्टी है हमें पता नहीं है। कुछ लोगों को मिलिट्री सर्विस पे, आप ये बताइए, रिस्क सिपाही को ज्यादा होता है या ऑफिसर को ज्यादा होता है? बिल्कुल सिपाहियों को ज्यादा होता है सर। अच्छा, मानते हो? उनकी 5200 करी, ऑफिसर ने अपने 15.5 कर ली। वो सबसे पीछे रहते, मैं नहीं कहता वो लड़ाई में नहीं रहते, सब पीछे रहते हैं सेफ, उनका रिस्क कम है। हम ये नहीं कह रहे उनकी 15.5 क्यों करी, हम कह रहे भाई सबका जान सबको प्यारी है, सबका बराबर करो या बंद कर दो, किसी को भी मत दो, हमें कोई एतराज नहीं है। तो एक जो आता है, एक संवेदनशील बात है कि जो सैनिक पूरा जीवन अपना सीमा पे व्यतीत करते हैं तो उनके रिटायरमेंट के बाद भी वो अगर इस प्रकार के आंदोलन, क्या उनकी जीवन में लड़ाई सर कभी खत्म नहीं होनी चाहिए? संविधान ने अधिकार दिया है आंदोलन का, ड्रेस उतारते ही हम सिविलियन बन जाते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन, जो मैनर्स, तरीके हमें अपनी डिफेंस सर्विस ने सिखाए हैं, उसमें रहते हुए अपनी समस्याएं को सरकार के सामने रख रहे हैं। कोई खुरापात नहीं कर रहे, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे। डिसेबिलिटी का भी रखिए। हाँ सर, आप ही रखिए कि आपका जो भैया ऐसा है, एक तो ये हो गया मिलिट्री सर्विस पे का, एक हो गया OROP-2 का। OROP में ऑफिसरों को 3 OROP-1 का ही उन्होंने क्या काम करा, 2.81 से मल्टी फिटमेंट फैक्टर होता है ना, जो उनकी थी उससे मल्टीप्लाई कर लिया, और बाकी जवानों का 2.57 रखा। वो डिफरेंस आज तक कभी नहीं हुआ, वो वहीं से गलती हुई है। OROP-2 में क्या हुआ, पे कमीशन का नाम देकर जो अब रिटायर हो रहे उनको कम मिल रही, जो पहले रिटायर उनको ज़्यादा मिल रही। तो वो कौन सा न्याय किया उन्होंने, बनाने वालों ने? अब कहने लगे ये मोदी ने किया या उसने किया, उन्होंने थोड़े किया, ये तो करने ब्यूरोक्रेट है या अपने अधिकारी है जो प्रतिनिधि थे वहाँ पे। तो हम सरकार के खिलाफ है ना अफसरों के खिलाफ है? हम तो कह रहे हैं ये समस्या हमारे साथ है, हम सरकार के सामने। सरकार जो है पिछले 64 दिनों से लगातार आंदोलन चल रहा है और 64 दिनों से इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। फिर भी आपका ये मानना कि सरकार की इसमें गलती नहीं, आपको क्या लग रहा है कम से कम सरकार की इतनी तो जिम्मेदारी बनती है कि जो पूर्व सैनिक है वो यहाँ पे लगातार धरना कर रहे हैं और सरकार उस पर अभी तक कोई भी कठोर कदम नहीं उठा रही है? ना CBI है ना CID है, कोई सोर्सेज नहीं है पता करना किसने गड़बड़ करी। हम तो अपनी समस्या सरकार के सामने रख रहे हैं, तो सरकार का काम है पता करना कहाँ पर गड़बड़ हुई, किसने करी गड़बड़।
ये तो सरकार करेगी, हम कहाँ से पता करें। सर भी है। चलिए, आप जो बोल रहे हैं उसको आप पूरी तरह से परिभाषित करके आप हमारे साथ बोलिए कि जिस क्या आप बताना क्या चाह रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, डिसेबिलिटी में एक अधिकारी का हाथ भी वही है, एक जवान का हाथ भी वही है। अगर एक जवान का हाथ कटता है तो उसे पैसे कम मिलते हैं, एक अधिकारी का हाथ कटता है तो उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। ये वाजिब बात है, ये बहुत ही वाजिब बात है कि अगर कोई लड़ाई में अगर किसी सिपाही, किसी सिपाही, छोटा बोलना माफ़ी चाहता हूँ, छोटे नहीं, किसी भी सिपाही जो वर्ग के जो भी अफसर होते हैं, अगर उनका हाथ कटता है या फिर किसी कर्नल रैंक के अफसर का अगर हाथ कटता है तो हाथ तो सर दोनों का कटता है। तो जाहिर सी बात है कि समानता, इसमें समान अधिकार होना चाहिए। इस पर सर बताना चाहते हैं कि जो लोग होते हैं उनकी तनख्वाह ज़्यादा होती है और जो निम्न स्तर के होते हैं उनकी तनख्वाह कम होती है। तो इसको लेकर भी ये सरकार से अपील कर रहे हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। तो सर इस पर भी देखिए, आखिर में बात घूम के एक ही जगह आ जाती है। एक उदाहरण के तौर पे मैंने जब बातचीत की तो एक उदाहरण के तौर पे समझाया गया था मुझे कि एक किसान वर्ग में अगर उदाहरण के तौर पे लिया तो जो मजदूर कोटे के लोग होते हैं वो कार्य करते हैं, जमीनी स्तर से सारा कार्य वो करते हैं, लेकिन जो उसके ऊपर कोटे के जो होते हैं वो उसकी देखरेख करते हैं। तो इसमें दोनों में असमानताएं कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं बताता हूँ, जो उनकी पढ़े लिखे एजुकेशन है वो है, उसके हिसाब से नौकरी मिली, ऑफिसर बने हैं। एक सिपाही कम पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से उसको नौकरी मिली, उस पर किसी को एतराज नहीं है। जो उनकी तनख्वाह मिल रही है वो उसको मिल रही है, सिपाही को उस पर किसी को एतराज नहीं, उनको ज़्यादा क्यों दे रहे, कम दे रहे हो। लेकिन जितने भी ये एक्स्ट्रा अलाउंस है, जैसे मिलिट्री सर्विस पे है, वो तो सबके लिए बराबर है। डीए बढ़ता है, सबका बराबर बढ़ता है। मैं बात बता रहा, तो उसमें तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपकी 281 का जो भेदभाव हुआ है वो एक होना चाहिए था, या 2.57 मिलता या 281 मिलता, सबको एक ही मिलता। फिटमेंट फैक्टर एक होना चाहिए था। तो इन सब चीज़ों पर विरोध है। जो अलाउंसेज है, जैसे जान सबको प्यारी है, मेडिकल का उनको 40-45% मिला, सिपाही को 15-20% दे रहे हैं, हाथ कटे का जो भी है मेडिकल का। तो इस तरह की समस्याएं क्यों भाई सब बराबर है, सबके हाथ को, उनका सोने का और इसका उसका थोड़ा ही मिट्टी का हाथ। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात कही है सर ने कि अगर इस प्रकार की चीजें हैं, असमानताएं हो रही हैं, जैसे कि इन्होंने टीएडीए की बात की, उसमें अगर असमानताएं हो रही हैं तो सरकार को इनमें विशेष करके अपना हस्तक्षेप करना चाहिए और सैनिकों की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ये वही पूर्व सैनिक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सीमा पे व्यतीत किया है और उसके बाद भी आज अपने रिटायरमेंट के बाद भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जो कि इनका उम्र है ये कि अपने परिवार के साथ रहें, जैसा कि हम लोग अपना परिवार के साथ वक्त व्यतीत करते हैं। क्या इनका अधिकार नहीं है परिवार के साथ वक्त व्यतीत करने का? लेकिन इसके अतिरिक्त ये आज भी अपने हक के लिए लड़ाई जारी रखते हैं। शायद इसी को कहते हैं सैनिक। बाकी कभी खबरों के लिए बने रहें शुभम पाठक के साथ, कैमरामैन अनिरुद्ध के साथ।